नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आगामी 17 जुलाई को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मुकाबला यूपीए समर्थक 17 विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। इस चुनाव में अब तक जो राजनीतिक तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों के 48% वोट एनडीए के पास हैं। इनमें से 40% वोट केवल बीजेपी के हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के 5%, बीजेडी के 3%, टीआरएस के 2%, जेडीयू के 2% से कुछ कम और वाईएसआर, सीपी और आईएनएलएलडी दोनों के मिलाकर 2% वोट बनते हैं। इन सभी के मिलाकर 14% वोट होते हैं। ऐसे में रामनाथ कोविंद के पक्ष में 62% वोट जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास महज 34% वोट है। तो क्या यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार महज रस्म अदायगी भर के लिए चुनाव लड़ रही हैं? बीजेपी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल दलित नेता रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके मुकाबले यूपीए ने भी बिहार की दलित नेता मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मीरा कुमार की उम्मीदवारी के बाद राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले इस चुनाव की शक्ल क्या होगी, और साथ ही क्या राष्ट्रपति जैसे शिखर पद पर मुकाबला लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है। आज देश देशांतर में बहस इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और दलित चिंतक विवेक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। संजय कपूर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद माना जाता है और जो बड़े बड़े नेता, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों, राधा कृष्णन जी हों, वो इस पद पर बैठे हैं और उनके खिलाफ मुकाबला बहुत एक सांकेतिक तौर पे था। कोई बड़ा मुकाबला नहीं, और 69 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कोई कांटे का चुनाव भी राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या इस बड़े संवैधानिक पद के लिए भी ये राजनीति होनी चाहिए? हालांकि एनडीए के उम्मीदवार कह रहे हैं कि साहब वो जब गवर्नर बने थे उसी वक्त से वो बीजेपी के सदस्य नहीं है और इस तरह से वो दलगत राजनीति से ऊपर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक वैचारिक मतभेद तो है। अगर आप गौर करें तो जैसे कोविंद जी को बनाया गया, उनकी शख्सियत है कि राष्ट्रपति उनको बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको सिर्फ का जो दलित नेता या दलित कैंडिडेट की तरीके से देखा जा रहा है। उनको मेरे ख्याल से गवर्नर रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनको अपने आप में होना चाहिए। पर इसको जिस तरीके से पूरी तरीके से एक दलित कैंडिडेट की तरह देखा गया, दूसरी बात उनके जो विचार हैं तमाम चीज़ों के बारे में, और बीजेपी की जो सोच है उसके खिलाफ कांग्रेस और तमाम पार्टियां वैचारिक रूप से अपना मतभेद व्यक्त करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों के जो परसेप्शन है आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में, अगर उनके पास कुछ कहने को है जो विपक्ष में है, तो उनको चुनाव में जाना चाहिए, अपनी बात ये, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़ती है। और ये लोकतंत्र है कि इससे लोकतंत्र के लिए कोई नुकसान नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लोकतंत्र में हम है ना क्यों कोशिश करें कि हरदम चुनाव ना हो। लोकतंत्र का मतलब चुनाव होता है, और अगर ये वैचारिक मतभेद हैं उनको सामने आना चाहिए। एक तीखापन आता है पूरे समाज में, एक डिबेट के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ती है और एक जो कॉन्शियसनेस बढ़ती है, उससे लोकतंत्र को फायदा होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। पवन खेड़ा साहब, आप की पार्टी ने 17 विपक्षी दलों के साथ मिलकर के मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ये मकसद सिर्फ मुकाबला करना है प्रतीकात्मक तौर पे, क्योंकि संख्या बल के आधार पे तो आपके पक्ष में लगता नहीं है मामला बनता हुआ। क्या कहेंगे? जैसा कि संजय जी ने कहा, प्रतीकात्मक तो हर इलेक्शन होता ही है। मकसद जीतना या हारना हर पार्टी जीतने के लिए और हर समूह पार्टियों का जीतने के लिए ही जाता है, लेकिन प्रोसेस और प्रोडक्ट में एक फर्क है। जो संजय जी कह रहे थे उससे मैं बहुत ज्यादा हद तक सहमत हूं कि जो प्रोसेस है इस चुनाव का, उस प्रोसेस में कई बातें उठेंगी, कई हमारी तरफ से कुछ आरोप लगेंगे या कुछ खुलासे होंगे या कुछ बातें इस तरह से होंगी कि आज तक पिछले 3 साल में भाजपा की सरकार ने दलितों के लिए क्या किया या क्या नहीं किया, या जो ये विचारधारा है भाजपा के पीछे, नागपुर की जो विचारधारा है, उसमें दलितों का क्या स्थान है। बात करते हैं एक शमशान, एक कुआं और एक मंदिर की, और हकीकत में क्या होता है आज तक आप देखिएगा कि सरसंचालक कभी कोई दलित नहीं बनेगा, ना कभी बना है। तो
हम ये सारी बातें, आप चलिए वो भी छोड़ दीजिए, आप सरकार पे आ जाइए, तो 117वीं अमेंडमेंट का क्या हुआ? ठीक है। जो सब प्लान एससीज के लिए हम लोगों ने किया था उसका क्या हुआ? उसको आधा कर दिया बजट को। तो ये सारी बातें हम बाहर लाएंगे, ये एक मौका आता है जिसमें हम इन सारी बातों पे चर्चा हो सकती है और मेन स्ट्रीम मीडिया में दलित के मुद्दों पर चर्चा हो, इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है? आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। गोपाल अग्रवाल साहब, जो पवन खेड़ा साहब ने सवाल उठाए हैं, और दूसरी बात ये कि आपकी उम्मीद ये की जा रही थी कि आप आम सहमति बनाएंगे, आपकी तरफ से कहा भी गया था, एक 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई, लेकिन आपने किसी के साथ किसी दल के साथ अपना कैंडिडेट शेयर नहीं किया। जब आपने तय कर लिया तब आपने सूचना दे दी, तो आपने भी शायद आम सहमति बनाने की कोशिश नहीं की, आप भी चुनाव चाहते थे। देखिए, 2 प्रश्न। पहले तो पवन खेड़ा जी की बात कर दूं कि उन्होंने जो बात कही कि हम दलितों के मुद्दा उठाएंगे और जो नहीं किया या जो कम उनकी कमी रह गई उनको उठाएंगे, जो किया उन्हें भी तो बोलिए। अब पहली बात, जब वो कह रहे हैं जब दलित एक आइडेंटिटी है ना इनकी, बाकी चीजें भी है, तो अगर उनका एक ही मकसद था कि दलितों का उत्थान, दलितों को यहाँ पे पहचान मिलनी चाहिए, तो फिर तो जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं के साथ सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो पहली बार तो दलित राष्ट्रपति हो नहीं रहे, के आर नारायण नहीं, तो हम तो वो कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि केवल दलित आइडेंटिटी नहीं है, वो किसान नेता भी हैं, पिछड़े समाज, जो बैकवर्ड मतलब फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से हैं, वकील भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये आती है कि कंसेंसस बनाने की बात, हमें लगता है कंसेंसस जो बनाने का हमारा प्रयास था मुद्दों को लेके था कि सारे जो लोगों के, या तो अलग अलग अपोजिशन पार्टी की क्या आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, लोगों की क्या आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं, उनको लेके भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अपना एक कैंडिडेट चुने। कंसेंसस का मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस का चुना हुआ व्यक्ति यहाँ पे बना देते, उसको अपना कैंडिडेट बनाते। हमारा कंसेंसस का यही था कि उनकी बातों को समाहित करके अपने हिसाब से उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करके उसको अपना कैंडिडेट बनाए। ये बेहतर नहीं होता कि पहले आप का नाम बताते, उस पे उनकी राय ले लेते, अगर हो सकता है वो इस पे समर्थन करते, और नहीं करते तो फिर चुनाव होता। तो इसलिए बात यह है कि हमने उनकी बातों को, और केवल कांग्रेस को ही क्यों, अगर हमारे 33 समर्थक गुट हैं उनकी बातों को भी तो लेना है। अच्छा, तो ठीक है, बातों तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर एनडीए के ही तौर पे अपने उम्मीदवार को पेश करना चाहते थे, वो आपने किया। मैं आता हूँ आपके पास में। विवेक कुमार जी, इस पूरे चुनाव के बैकग्राउंड में जो एक बहस चल रही है वो ये चल रही है कि साहब दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के, कमज़ोर गरीब गांव में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एनडीए भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं। तो क्या इस विषय को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसे आप एक सकारात्मक मानते हैं? क्योंकि उसी मुद्दे पर जो अपोजिशन ने कैंडिडेट दिया उसको भी एक दलित आइडेंटिटी का टैग लगा करके दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दलित आइडेंटिटी का टैग शुरुआत में लगाया किसने, इसको प्रचारित किसने किया? मुझे लगता है भाजपा के शीर्ष लीडरशिप ने ये पहली बार अस्मिता का प्रश्न दलित उठाया, और इसलिए जब विपक्ष लेकर के आ रहा है तो वास्तविकता में लड़ाई अब प्रतीकात्मक ही रह गई है कि देखिए आप कितने हे हैं, और ये पूरा सामंतवाद झलक रहा है कि आप बड़े दयनीय हे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हम आपको उठाना चाहते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों के अंदर आपने सवर्ण समाज के बहुत सारे लीडर पैदा कर दिए। भाजपा ने अपनी सरकारों में सवर्ण समाज के बहुत से लीडर पैदा कर दिए, और वह निर्णय लेने में सक्षम है और उनकी तूती बोलती है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कृपया एक दलित लीडर का नाम बता दें जिसकी सचमुच चलती है, या वो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, या उसका कोई निर्णायक विभाग हो जिससे कि दलित उत्थान हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ है, चाहे आप स्टेट पे देख लें, फडणवीस को आपने लगाया, उधर योगी को लगाया, इधर खट्टर साहब को लगाया, क्या कोई दलित मिला ही नहीं आपको सक्रिय राजनीति में आकर निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए? तो इसलिए यह पूरी कवायद एक प्रतीकात्मक और सिंबोलिज्म के तहत और कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है। जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर इनका इतना आग्रह है कि केवल हर पोस्ट पे दलित ही रहने चाहिए,
ये कैसे, मतलब सामाजिक समरसता की बात आप ऊपर से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी का चीफ मिनिस्टर भी दलित बना दो, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी दलित बना दो। अरे आप जो जिस पद, केवल हम तो खुद मैं कह रहा हूं कि केवल दलित उनके आइडेंटिटी से आप कंफ्यूज हो रहे हैं जी। उनके दलित भी एक वो हैं, लेकिन केवल इसीलिए उनको राष्ट्रपति का वो उम्मीदवार नहीं बनाया है। वो किसान भी हैं, वो गरीब तबके से भी हैं, वो वकील भी हैं, उनने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो सक्षम है। सुन लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास में। जी जी पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी पवन जी। अरे भाई देखिए, गलत सलत अनर्गल। देखिए, अभी प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने एक अच्छा प्रश्न उठाया और आपने देख लिया कि एक प्रश्न का उत्तर ने बीजेपी की पूरी मानसिकता को एक्सपोज कर दिया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से इतना बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि एक मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तमाम मुख्यमंत्री बना लें। उन्होंने ये कहा, आपको मैं उदाहरण देता हूं झारखंड का, जो कि मूल रूप से एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहां के आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। प्रतिनिधित्व आदिवासियों को क्या मिला वहां? तो प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन उस प्रश्न को बर्दाश्त करने एक प्रश्न है, मीरा कुमार जी को इतना चाहते हैं तो आपने क्यों नहीं बनाया उनको राष्ट्रपति? जी चलिए, हम मूल मुद्दे पर आते हैं बहस के। हम शायद विषयांतर हो रहा है। भाई आप दलितों को क्या आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया? संजय कपूर, मेरा सवाल ये था कि क्या इस सर्वोच्च पद पे, जो कि सेना और तीनों जो अंग हैं हमारे, उसका भी प्रमुख होता है, संवैधानिक तौर पे भी गार्जियन होता है, और संसद का जो स्वरूप है वो राष्ट्रपति को मिला करके बनता है, ऐसे व्यक्ति के लिए करके जो अब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और 12 या 17 जुलाई तक ये सिलसिला चलेगा, क्या ये सही है कि इस ऐसी पोस्ट के लिए कि जिसे हम अराजनीतिक पोस्ट मानते हैं, जिसको एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मानते, उसके लिए इस मामले पर बहस होनी चाहिए कि इनका क्या अतीत रहा है, इनका क्या वर्तमान है और क्या भविष्य होने वाला है? मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मुझे लगता है कि हम एक राजनीतिक व्यवस्था में हैं, लोकतंत्र है, इसके अंदर हर किसी को इस पूरे जो होता है ना ट्रायल बाय फायर से गुजरना चाहिए, वो तब के निकलेगा और जो तमाम मुद्दे हैं वो सब सामने आएंगे। देश की जनता को भी कोविंद जी के बारे में पता चलेगा, मीरा कुमार जी के बारे में पता चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरा जो मुद्दा है वो उनकी दलित आइडेंटिटी तक सीमित हो गया है, और ये तमाम जो और समाज में है जो हिस्सेदार हैं उनको इस बात की भी तकलीफ़ होगी कि अगर जो दलित आइडेंटिटी है उसी को फोकस करा जा रहा है राष्ट्रपति पद के लिए। मेरे ख्याल से उसमें रूलिंग पार्टी को थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि दलित आइडेंटिटी को ना लेके उनकी और जो खूबियाँ हैं और जो क्वालिटीज़ हैं उसको जोर देना चाहिए था। तो मुझे इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होती कि इसमें चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक बार वो अपने पद पे आसीन होंगे, उसके बाद सब मुद्दे मेरे ख्याल से सब किनारे हो जाएंगे। अगर आप गौर करें, जब बना प्रणब मुखर्जी भी बने थे, उसके पहले जब बना वीवी गिरी थे 1969 में, तो एक बड़ी सीरियस कैंपेन हुई थी उस समय तमाम, जिससे ना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, सोशल पॉलिसीज़ को, खासकर संजीव रेड्डी उनके खिलाफ थे। तो मेरे ख्याल से एक समाज के अंदर, राजनीति के अंदर एक पैनापन, एक तीखापन आएगा, जो कि मेरे ख्याल से राजनीति में इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रोफेसर विवेक कुमार, जब APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग राष्ट्रपति बनते हैं, उस समय ये राजनीतिक बहस नहीं आती, ये राजनीतिक अस्मिता के भी सवाल नहीं उठते, और जैसा संजय कह रहे हैं कि जो सवाल अब उठ रहे हैं या जो उठने चाहिए वो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं उठते हैं, मगर अब फिर एक बार से उठ रहे हैं और मुकाबला राजनीतिक ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि देश की सर्वोच्च पद के लिए ये राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति अगर वास्तविकता में व्यक्ति की क्षमता और अक्षमता पर अगर प्रश्न उठ रहा हो तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर्वोच्च पद ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल सेरेमोनियल पोस्ट है। बहुत अहम फैसले लेने पड़ते हैं। KR नारायणन ने 2 बार 356 की धारा को नहीं लागू होने दिया, और एक तरफ तो भाजपा सेंटर में थी और वो चाहती थी सरकार हो, दूसरी तरफ राज्य में भाजपा की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नर कांग्रेस का थोड़ा सा टिल्ट लिए भंडारी साहब थे, लेकिन उन्होंने लागू होने नहीं दिया। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को बचाने का काम, और सर्वोपरि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब उसकी एनालिसिस की जाएगी तो उसके इथॉस को समझने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल मुझे लगता है साफ है। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि सशक्तिकरण किसका होगा। जब भाजपा ने
फील्ड किया कैंडिडेट, तो उस समय जो बातें कही गई कि हम क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं, किसका सशक्तिकरण कर रहे हैं, प्रश्न उसको लेकर के आ रहा है। और कृष्ण गोपाल जी मेरे को समझ ही नहीं पाए। मैंने तो केवल एक व्यक्ति कहा है, एक दलित ऐसा होना चाहिए 3 वर्षों के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता रखे और उसका निर्णय ग्रास रूट पे दिखाई दे कि हाँ, दलितों का जो है आत्मसम्मान और दलितों का सशक्तिकरण हो रहा है। कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। गोपाल अग्रवाल जी, बात ये हो रही है कि पिछले 3 सालों में जो घटनाएं हुई, और उसके लिए प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया, बल्कि रोते हुए बयान दिया कि मेरे दलित लोगों को मत सताओ मत। जब ऊना की घटना हुई, जब दूसरी और घटनाएं हुई, तो हमने प्रधानमंत्री का वो दर्द भी देखा। फिर सहारनपुर में जातीय हिंसा होती है, उसके बाद से जो माहौल बना है, लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, कई पत्रकारों ने इसको लिखा है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है उन घटनाओं को बैकग्राउंड में ले जाने के लिए एक दलित वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का। देखिए, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के साथ कई तरह का एक नरेशन भी चलता है। अगर वो दलित ले आए, हमने तो कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया कि इनको सरकार ना जो अध्यक्ष जी ने कहा ना प्रधानमंत्री ने कहा कि रामनाथ कोविंद जी को हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि केवल वो दलित हैं। उनके कई गुणों के साथ नहीं कहा, लेकिन ये भी कहा कि हाँ, दलित भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए कि पिछड़ी जाति से है, दलित वर्ग से है, वो सब बातें हैं। लेकिन एक आप देखिए, जब जो सारा नरेशन होता है, अगर आज दलित को लेके आए तो सब पीछे पड़े हुए हैं कि दलित को क्यों लाए, नहीं ले आए तो आप क्यों नहीं लाए। तो मतलब दोनों तरफ से अगर आप नहीं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि 3 साल में दलितों के प्रति जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और जिसे खुद प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, उसको एक तरह से उस पर मरहम लगाने की कोशिश है? नहीं, उसमें सरकार की कौन सी वो कारण है जिसके कारण हुआ, ये भी देखना चाहिए। अगर गौरक्षकों के कारण ये हुआ है, और तो प्रधानमंत्री ने खुद स्पष्ट कहा, हम खुद कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कुछ लोग असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठा के गौरक्षक के नाम से अत्याचार कर रहे हैं, जो हम कहीं भी ना उन्हें गौ रक्षक मानते हैं ना गौ सेवक मानते हैं, लेकिन वह उसके नाम पे कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। तो अल्टीमेटली सरकार एक मैसेज तो देना ही चाहती है। जब सरकार का कोई भी कदम है कि हम दलितों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जी, मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की है। पवन खेड़ा साहब, आप इस चीज़ को कैसे काउंटर करना चाहेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि मीरा कुमार जी का कैंडिडेचर आपने बनाया, एक शक्तिशाली कैंडिडेचर है, केंद्रीय मंत्री रही हैं, लोकसभा की स्पीकर रही हैं, कई बार लोकसभा की सदस्य रही हैं। तो लेकिन फिर सवाल यही आता है कि क्या ये मुकाबला सिर्फ प्रतीकात्मक है या लड़ाई फॉर द सेक ऑफ लड़ाई है, या इसके अलावा भी आपका कोई मकसद है? ज़रा स्पष्ट करेंगे। गोपाल कृष्ण जी बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा। अरे उन्होंने क्या कहा वो तो हम सुबह से शाम तक सुनते आ रहे हैं। किया क्या, हम उस पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी से अगर कोई दलित डेलीगेशन मिलने जाती है तो उनको पहले साबुन और पाउडर दिया जाता है कि भैया अच्छी तरह से नहा धोकर और अच्छी खुशबू आनी चाहिए आपसे। ये इनकी मानसिकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कुछ भी। आज तक मेरी बात समाप्त होने दीजिए गोपाल कृष्ण जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोला था। आपके लिए मैं कुछ नहीं बोला था, बीच में मुझे बोलने दीजिए, बाद में बताइए। इस तरह की बातों का आप आगे बताता हूं मैं आपको। गौरक्षकों की बात करते हैं तो गौरक्षकों की बात की तो ये है कुर्बान अली जी कि ये कह दें कुछ भी, आज भी पहलू खान के ऊपर केस लगा है, उसके ऊपर जिन्होंने हमला किया वो खुले घूम रहे हैं। आज अखलाक के जो हत्यारे हैं उनके लिए केंद्रीय मंत्री जाते हैं उनके घर पे, अखलाक के घर पे कोई नहीं जाता। तो ये कहते क्या है वो छोड़ दीजिए, सुनकर कान पक गए हैं देश के। जो करते हैं वो दिख रहा है और जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। दलितों के लिए इनके मन में ना केवल घृणा है बल्कि नफरत है। मेरा सवाल, मुस्लिम्स हो, माइनॉरिटीज हो, दलित हो, इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में संघ की विचारधारा में बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। की तो ना केवल वो दलित आइडेंटिटी की बात है उसकी, आ रहा हूं मैं उसी पर। उनकी अपनी व्यक्तिगत आप क्वालिफिकेशंस देखिए। अरे साहब कहते हैं रामनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, मैं मानता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, आईएएस छोड़कर आ गए। तो माफ कीजिएगा, मीरा कुमार जी ने आईएफएस में भी पूरा सर्व किया और अच्छी तरह देश की सेवा की, पूरा अनुभव लिया, लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, क्या कमी है? व्यक्तिगत गुणों को भी देख लीजिए तो
पूरा आप तोल कर देख लीजिए। और संजय जी ठीक कह रहे थे, क्यों नहीं चुनाव होना चाहिए और क्यों नहीं ये चर्चाएं होनी चाहिए और क्यों नहीं हर बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, दोनों की व्यक्तित्व पर, दोनों के बैकग्राउंड पर और दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है आगे उस पर। जी देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मीरा कुमार जी का पूरा सम्मान करते हैं हम, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत नॉलेज है, हमने भी कई बार सुना है। तो मैं एक ही कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, इतने आप मीरा कुमार जी के भक्त हैं, तो आपने, नीतीश कुमार जी ने भी बोला है कि आपने पिछली बार क्यों नहीं बनाया, आपके पास बहुमत था, आप मीरा कुमार जी को बनाते, लेके आते ना, और तब हमसे समर्थन मांगते। बता दीजिए, भाजपा हम तो आपसे समर्थन मांग रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको हमने, ने आपसे जो पूछा जीतने की, एक भी जिसमें मुख्यमंत्री आपने कैपेसिटी नहीं बनाया, है, तो उसका तो आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, जवाब क्या नहीं दे पा रहे। अच्छा, चलिए। कुमार जी ने तो एक छोटा सा प्रश्न पूछा जी। कि कोई एक ऐसा मंत्री बता दीजिए जो दलित हो, जो मजबूती से अपना काम कर सकता है दलितों के लिए। उसका तो आप जवाब दे नहीं पा रहे, आप भड़क गए। आप हमसे पूछ रहे हैं, थावरचंद गहलोत जी मंत्रालय चला रहे हैं, आपने क्या किसी दलित को कुछ अच्छा आपको एक ही नाम चाहिए। आप विवेक कुमार जी का जवाब में आपकी पूरी मानसिकता निकल कर आ गई। गोपाल कृष्ण जी, चलिए, संजय जी ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, जो कुछ लोगों का मानना है कि 69 रिपीट होगा, क्या अंतरात्मा की आवाज़ की बात कही जाएगी, उस पर भी चर्चा होगी, और क्या कुछ क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है, ऐसा आपको लगता है इस चुनाव में? मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि क्रॉस वोटिंग होगी। और बीजेपी की अपनी ताकत है, और तो वो तमाम बड़ी मुस्तैदी के साथ इन सब चीज़ों में तो बीजेपी काफ़ी प्रशस्त है, फ्लोर मैनेजमेंट में, और कोई बगावत का कुछ है ना ऐसा माहौल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि होगा। बनस्पत ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इनको कोविंद जी को सपोर्ट किया और बीजेपी को सपोर्ट किया, उससे थोड़ा सा ये लगता है कि अगर इतनी जल्दबाजी ना दिखा दे तो हो सकता है कि संभावना होती कुछ ढंग की लड़ाई होने में। पर नीतीश कुमार जी पे इन सब मामलों में थोड़ा सा भरोसा नहीं किया जा सकता, खास के जो सेकुलर लोग हैं जो काफ़ी मायूस हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस लड़ाई के अंदर कोई कॉन्शियस वोट होगा जो कि 1969 में हुआ, जिससे कि वीवी गिरी जीत गए थे। अब की बार जो होगा तो मुद्दे सामने आएंगे, क्योंकि ये इस समय इंफॉर्मेशन एज है। तो जो छोटी छोटी बातें होंगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी वगैरह के माध्यम से दूर तक जाएंगी। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो अगले जो कैंपेन में कांग्रेस और जो उनके तमाम साथी 17 साथी हैं वो क्या कहते हैं, ऐसी बात क्या कहते हैं जिससे लोगों का जो उनकी तरफ रुझान बढ़े, और वही बीजेपी वो कोविंद जी को किस तरीके से पेश करती है। पवन खेड़ा साहब, जहाँ तक नंबर का सवाल है वो तो आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, 34% है, हो सकता है 1-8% और आप बढ़ा लें। ऐसे में क्या फिर से कांग्रेस पार्टी अंतरात्मा की आवाज़ उठाएगी? क्या आपको कुछ उम्मीद है क्रॉस वोटिंग होने की? बीजेपी तो अपने साथ रोज़ नए एलाइज जोड़ रही है इस चुनाव में, आपके साथ कोई जोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है? कुर्बान अली साहब, बीजेपी के पास 3 सबसे प्रमुख अलाइज हैं जिसके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन 3 के मार्फत ये बढ़ाते रहते हैं अपने। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये जो 3 अलाइज हैं इनका हम क्या करें? इनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, इनके खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे, इनको भी हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से ये तीनों अलाइज को मिसयूज किया जा रहा है। इस राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले आप कई राज्यों की राजनीति में जो तूफान आए हैं वो देखिएगा। तमिलनाडु एक उदाहरण देता हूं, कल उनके एक स्पोक्स पर्सन ने तो खुद बोल दिया भाई हमारी मजबूरी है, हमें जिंदा रहना है, इसलिए इनको हम समर्थन देंगे राष्ट्रपति चुनाव में। वो बड़ी शराफत से, ईमानदारी से बेचारे बता गए। तो इसका तो मैं आपको क्या जवाब दूं? हम लड़ेंगे, हम अपनी बात उठाएंगे। जो संजय जी कह रहे हैं कि तरह तरह की जो बात हमारी तरफ से निकलेगी, कम्युनिकेशन जो हम करेंगे, उससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस सरकार की जो दलित विरोधी नीतियां हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे, और देखते हैं क्या होता है उसके बाद, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है, कितने इन तीनों अलाइज से डर से दूर हटकर हमारे साथ आते हैं। जी, विवेक कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी? मुझे लगता है कि ये जो भी चुनाव हो रहा है ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, और ये प्रजातंत्र की मजबूती है कि यद्यपि 3 वर्षों तक दलितों पर अत्याचार होता रहा, लेकिन उसके बावजूद आप एक समाज को बहुत दिनों तक दरकिनार नहीं कर सकते। यह प्रजातंत्र की मजबूती है, और जिसकी वजह से कोविंद जी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में ही सही चुनना पड़ा। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं, किसी भी कारण से मान लीजिए, आपसे निवेदन है कि एक अच्छा कैंडिडेट किसी भी कारण से चुन लिया गया है जिसमें आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी हैं, तो कम से कम उसे समर्थन दीजिए। राष्ट्र के सामने हमें नहीं, अपना तो एक आदर्श पेश करिए कि हम कैसे
देश के उत्थान में सहयोग करते हैं। और ये ज़रा स्पष्ट करेंगे कि समाज के जो दबे कुचले दलित पीड़ित शोषित वंचित लोग हैं उसके बारे में आपकी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि समाज में जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, किसान है, उन सबको बहुत आवश्यकता है। पिछले जो यूपीए सरकार की जितनी भी पॉलिसीज थी, जिसमें 70 साल स्वतंत्रता के बाद उसमें आर्थिक विकास तो हुआ, लेकिन एक लिमिटेड लोगों को ही फायदा हुआ, चाहे वो लेकिन किसान तो सड़कों पे हैं गोपाल जी। हाँ, किसान तो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो क्या कारण है? हम तो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये बात है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी सही होती और समाज के सब हिस्सों को साथ में लेके चल रहे होते तो आज देश में इतना बड़ा डिवीजन नहीं होता। पवन जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड जी। ये गोपाल कृष्ण जी को मैं समझा दूं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ का तो बहुत लंबी डिबेट है। सिर्फ गरीबों और दलितों की बात करें तो 800 मिलियन लोगों को बीपीएल से ऊपर उठे हैं पिछले 70 साल में जी। ये क्या बात करते हैं? 3 साल में जो हालत हुई है डिवीजन, ये क्या नहीं, अगर आपने बहुत किया होता तो दलितों को फिर चिंता ही करने की जरूरत नहीं होती। जो गौरक्षक घूम रहे हैं ऊना में जो लोगों को मारपीट कर रहे हैं, ये उनकी बिल्कुल कमी है। माफी के साथ हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अग्रवाल, पवन खेड़ा, प्रोफेसर विवेक कुमार और संजय कपूर साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति का ये चुनाव जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए हो रहा है उसमें गरिमा बनी रहेगी। आरोप प्रत्यारोप होंगे लेकिन राजनीतिक दल अपनी सीमा नहीं लागेंगे। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।